जो 2 इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेली, उस समय मेरी पिस्टल नहीं थी। ओके। मेरा वो मोटो था कि मुझे इंडिया खेलना है, डज़न्ट मीन कि स्पोर्ट्स कौन सा स्पोर्ट है। कौन सा होगा? वाओ! कहाँ रेंज क्या होती है? यानी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती हैं पिस्टल्स? स्टार्टिंग 10 मीटर की अगर एयर पिस्टल की बात करें तो स्टार्टिंग 140-150 से स्टार्ट हो जाती है। ओके, कहाँ तक जाती है? 3.5-4 लाख तक। कुछ ऐसा जो खुद को पहले से जज कर सकते हैं मुझे इसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जस्ट लाइक अब रेड कैट कमांडो होती है। रेड कैट कमांडो की ऐसी ट्रेनिंग होती है कि लोगों की देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओके। तो आपको भी जो गवर्नमेंट के ऑफर्स मिले आपको जॉब के? हाँ, मिले हैं। जॉइन नहीं किया आपने? नहीं। क्या मोटिव है आपका? क्या कहाँ तक जाना चाहते हो आप? हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं शिवम ठाकुर, जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी सारे मेडल लेकर आए हैं शूटिंग में। इन्होंने 17 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हमारे देश के लिए जीते हैं। तो आज हम इनसे सुनेंगे इनकी स्टोरी, क्या क्या स्ट्रगल इन्होंने फेस किया है, क्या क्या चैलेंजेस इनकी लाइफ में आए यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो शिवम जी, बताइए आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की? मैंने जर्नी अपनी एज़ एन क्रिकेटर देखी थी। जो मेरा फ्यूचर था वो मैं ओके। एक क्रिकेटर बनना चाहता था शुरू से ही। बट अनफॉर्चुनेटली लाइक स्टार्टिंग में हमें कुछ न्यूट्रिशन या कुछ फिजियो के लिए कुछ हमें नहीं पता था। ओके। स्टार्टिंग में जब मेरे टाइम में लाइक मुझे खुद नहीं पता था कि बॉडी के लिए न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है या फिजियो कितना ज़रूरी है, क्योंकि पहले सिर्फ खेलना ही खेलना था। ना धूप से मतलब थी, ना गर्मी से किसी हाँ। चीज़ से मतलब नहीं थी। तो एक टाइम पे आके लाइक हमारा एनसीए में सिलेक्शन हुआ, मेरा एनसीए में सिलेक्शन हुआ। तो एनसीए में सिलेक्शन के दौरान वहाँ पे खेलने से ज़्यादा आपके बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं। ओके। तो वहाँ पे ट्रेनिंग मतलब काफ़ी कोर ट्रेनिंग होती है। तो कोर ट्रेनिंग के दौरान ही मतलब मेरे लेफ्ट नी का लिगामेंट टियर हो गया। ओके। तो वो एक मेरा मोमेंट था कि जहाँ पर मतलब मुझे रियलाइज़ तो नहीं हुआ कि ये मेरा आखिरी दिन है क्रिकेट बिल्कुल। का। बट उसके बाद भी मैंने करीब 1 डेढ़ साल तक ट्राई करा ओके। रिकवर होने का, बट मैं अनफॉर्चुनेटली रिकवर नहीं हुआ उस हम्म। चोट लगने के बाद मैं रिकवर नहीं हुआ। देन उसके बाद फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मेरा ये मोटो था कि मेरा विज़न और एम स्पोर्ट्स के लिए है। ओके। तो मैं सुबह ऑलवेज़ स्टार्टिंग से आप स्पोर्ट्स के लिए थे? हाँ, तो मैं स्पोर्ट्स के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं ओके। स्टडी में इतना अच्छा था नहीं। तो ओके। मेरे पास स्पोर्ट्स के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। ओके। तो इस वजह से फिर जब मैंने क्रिकेट छोड़ा, तब उस टाइम मतलब मेरे पास काफ़ी अच्छी नॉलेज थी अदर स्पोर्ट्स की भी। ओके। देन उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि ठीक है, अगर मैं खेल नहीं सकता तो एटलीस्ट मैं प्लेयर्स को खिला ज़रूर सकता हूँ, ओके। क्योंकि इतने ट्रेन मेरे कर पास सकता हूँ हाँ, उनको। ट्रेनिंग ज़रूर प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे मैंने बहुत सारे स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी शुरू करी, ओके। क्योंकि जहाँ से मैं आता था वहाँ पे स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं था। हम्म। लेकिन हाँ, मैं आज बिल्कुल ये प्राउड से कह सकता हूँ कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। देन उसके बाद फिर हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। स्कूल्स में ट्रेनिंग देना प्रोवाइड करा, हम्म। समर कैंप्स, विंटर कैंप्स, ओके। सैटरडे संडे की क्लासेस वाह। ऑन स्कूल क्लासेस, ये सब हम्म। चीज़ें हमने देनी प्रोवाइड करी। लेकिन एक एथलीट के नाते लाइक ना ही कोई मेरी ऐसी उम्र थी कि मैं कोच बन चुका था, हम्म। क्योंकि मैं भी 14-15 साल का था। तो उस समय मतलब मेरा ये था कि लाइक मेरी अभी उम्र गई नहीं है, हाँ हाँ। और मैं अगर अभी से अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगूँ कि मैं कोच हूँ, हम्म। मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने लगा, तो इन सब चीज़ों को लेके फिर मेरे दिमाग में है कि नहीं यार, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। हम्म। क्योंकि दूसरों को देखकर वो जल्दी हम सीख पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ लिख कर हम इतना नहीं सीख पाते, लेकिन दूसरों को देखकर देखकर हम सीधे हम जल्दी सीख सीखते हैं। पाते हैं। हम्म। तो फिर मेरे दिमाग में फिर से वही चीज़ आने लगी कि चलो, मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, लेकिन कोई अदर स्पोर्ट्स तो होगा जिसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ हम्म। ना हो। देन उसके बाद मैंने आर्चरी ट्राई करा सबसे पहले, लेकिन आर्चरी मुझे इतना कुछ समझ आया समझ नहीं। आया नहीं। ओके। देन उसके बाद मैंने शूटिंग ट्राई करा, फिर मैं शूटिंग में आ गया। तो जब आपने पहली बार जो आपका डिसीजन लिया था कि मैं शूटिंग में जाऊँ, तो आप किसी को देखकर इन्फ्लुएंस हुए थे या आप खुद ही स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहे थे तो उसी से मैं आपको आइडिया लगा? देखकर किसी को इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। जब मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता था स्कूल्स में, हम्म। मतलब मेरे पास नॉलेज थी, बट इतना इनबिल्ड नॉलेज नहीं थी सारे स्पोर्ट्स की। हम्म। तो उस समय मैं क्लास 12th की सीबीएसई की फिजिकल एजुकेशंस की बुक पढ़ लेता था, जिससे कि मुझे नॉलेज मिल जाती थी कि कौन से स्पोर्ट्स में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम्म। किसका ग्राउंड कैसा होता है, ओके। इन सब के वाह। रिगार्डिंग। देन फिर वहाँ पे मैंने देखा कि कौन से स्पोर्ट्स में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। ओके। तो अकॉर्डिंग टू अदर स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हम्म। वॉलीबॉल, सब में एक रनिंग हाँ हाँ, का बिल्कुल पार्ट है। बिल्कुल। लेकिन उस समय मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं रनिंग और वॉक बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल सकता था। फिजिकल मूवमेंट आप नहीं फिजिकल मूवमेंट नहीं ज़्यादा कर नहीं कर सकते। सकता था मैं। देन उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था, ऑप्शन पे
मेरे पास चेस भी था, लेकिन चेस का उस समय इतना कोई क्रेज था नहीं। आर्चरी था, लेकिन आर्चरी मुझे कुछ समझ आया नहीं। ओके देन उसके बाद मैंने शूटिंग ट्राई करा, फिर मैं शूटिंग करने लगा। ओके। बाकी जैसा कि मुझे पता है आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, और ये तो बहुत महंगा स्पोर्ट है जहाँ तक मुझे पता है। तो सर क्या ये सच में बहुत महंगा स्पोर्ट है शूटिंग? शूटिंग, गोल्फ और 2-3 जैसे बैडमिंटन, ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स हैं। टेनिस, लॉन टेनिस, ओके ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है क्योंकि इनके इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आते हैं। ओके खेलने के लिए प्लेयर्स बहुत सारे इंडिया में, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स बैकआउट हो जाते हैं इक्विपमेंट्स की वजह से। ओके। अब पिस्टल है, पिस्टल करीब 2 लाख रुपए की आती है। हम्म। गोल्फ है, गोल्फ की स्टिक करीब 2 से 2.5 लाख रुपए की आती है। और पूरा सेट तो बहुत महंगा पड़ता होगा। हाँ, बैडमिंटन रैकेट है 30,000 40,000 की आती है। टेनिस रैकेट है वो भी 30,000 35,000 की आती है। तो मतलब बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स ओके। है। लेकिन फिर आपने कैसे कंटिन्यू कर पाए अब इस लाइन में? कंटिन्यू ऐसे मैंने किया कि स्टार्टिंग के 2 मैंने जो 2 इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेली, उस समय मेरी खुद की मेरी पिस्टल नहीं थी। ओके। देन जिस अकेडमी में मैं प्रैक्टिस करता था, मैंने उनकी लेकर फिर वो बोरो मैंने करके आपने? चैंपियनशिप अटेंड करी। लेकिन आफ्टर दैट और मैं थोड़ा अपना साइड बाय साइड जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अर्निंग कर रहा था, उसके बिहाफ पे मैंने अपनी पिस्टल खरीदी। देन उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू करते रहा। ओके। ट्रेनिंग आपकी कहाँ पर हुआ करती थी? क्योंकि शूटिंग के लिए आपको प्रॉपर एक एरिया चाहिए जहाँ पर शूटिंग की सारी रेंज, सारे वहाँ बने हुए चीज़ें। तो आपको कहाँ मिला ये सारी चीज़ें? बहुत सारी रेंज अकेडमीज है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा नोएडा यहाँ में। पर वहाँ अवेलेबल है सारी हाँ, बहुत चीज़ें? सारी अकेडमीज हैं। ओके। आप शुरू से यहीं पर रह रहे हैं? हाँ, शुरू से मैं एक रह रहा हूँ। तो जो आपकी नॉलेज थी सारे स्पोर्ट्स को लेकर, जो आप कोचिंग वगैरह दे रहे थे, तो वहाँ से ही आपको ये आइडिया लगा कि आपको शूटिंग में, या आपने आर्चरी ट्राई किया? नहीं, आइडिया मेरे को नहीं लगा क्योंकि मेरा एक मकसद था कि मैं कैसे भी करके इंडिया के लिए खेलूँ। ओके। मेरा वो मोटो था कि मुझे इंडिया खेलना है, डज़न्ट मीन कि स्पोर्ट्स कौन सा स्पोर्ट्स है। कौन सा होगा? वाओ। देन उसके बाद फिर मैंने शूटिंग मेरा मैं एक फ़ोर्सफुली शूटिंग के अंदर आया। मेरा ओके। मन नहीं था आपका कभी भी। क्रिकेट का मन था? हाँ, क्योंकि मैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता था और मेरे पास कोई अदर स्पोर्ट्स का ऑप्शन भी नहीं था। ओके। इस वजह से मैंने शूटिंग को चूज़ किया। ग्रेट ग्रेट। तो जब आपका पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था, तो कैसा फील हो रहा था आपको? आप नर्वस थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे? नर्वस मैं इस वजह से क्योंकि नर्वस मैं ना ही कभी स्टार्टिंग में रहा, ना ही कभी एंड में रहा। मैंने बहुत सी चैंपियनशिप खेली, बहुत सी चैंपियनशिप मैं खुद ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। ओके तो कभी मुझे नर्वसनेस ऐसा लगा नहीं। क्यों ओके नहीं लगा? क्योंकि मैं हमेशा ही उसी फील्ड में ही रहा, उसी ओके। एनवायरनमेंट में रहा। हम्म नर्वसनेस उसको लगता है जिसने या तो क्राउड नहीं देखा, हम्म। या तो उसने मैचेस नहीं देखे, या तो उन्होंने लोग नहीं हाँ, ये देखा। वाली बात भी है। तो मैंने शुरू से ये सब चीज़ें देखी, तो मुझे कभी नर्वसनेस फील नहीं हुआ। ओके। तो जब हम इंडिया, आप इंडियन लेवल के, आप जो कंपटीशन आप जब करते थे, गवर्नमेंट जो भी आप खेला करते थे गेम्स शूटिंग के, जब आप इंटरनेशनल या ओलंपिक आप खेलने गए, तो वहाँ पर कितना डिफरेंस है, कितना टफ कंपटीशन आपको फील हुआ? देखिए, मैंने इंटरनेशनल खेला, मैंने ओलंपिक्स नहीं खेला पहली ओके चीज़। इंटरनेशनल में डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंट्री के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। जैसे हमारी नेबरहुड्स कंट्री है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मैंने इन सारी कंट्रीज़ में टूर्नामेंट्स खेले हैं। तो यहाँ पे इतना बड़ा कोई कॉम्पिटिशन लेवल नहीं है। ओके। इतना बड़ा कॉम्पिटिशन लेवल नहीं क्योंकि अब नेपाल है, नेपाल इतना हम्म। पूरे नेपाल में ही सिर्फ़ 1 शूटिंग रेंज है। ओके पूरे श्रीलंका में 3 शूटिंग रेंज है, बांग्लादेश में 2 शूटिंग रेंज है। तो ये नेबरहुड कंट्रीज़ के हाल ओके हैं। ओके। तो इस वजह से मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन कंपटीशन नहीं नहीं। है। लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा गल्फ़ कंट्री की तरफ जाएँ, लाइक दुबई हो गया, या दुबई में भी हम्म। काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहता है, या फिर हम मलेशिया की बात कजाकिस्तान, करें। तुर्की, ये हाँ, सारे। तो इन सब जगह मतलब अच्छे कंपटीशन रहते हैं क्योंकि यहाँ से अच्छे शूटर्स निकल के आते हैं। ओके। मैंने भी देखा था किसी गेम में, वो तुर्की के शूटर थे जिन्होंने एक पेरिस हाथ, ओलंपिक्स हाँ, में। उन्होंने एक हाथ पॉकेट में, तो बहुत इजी वे में शूट किया। वो ईज़िली वे में इस वजह से क्योंकि देखिए हमारे आर्मी में आपने देखा होगा कि स्नाइपर्स होते हैं। हाँ स्नाइपर्स 15-15 किलोमीटर दूर से शूट कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनकी उस लेवल की ट्रेनिंग होती है और हमारी शूटिंग जो है वो 10 मीटर तक है। ओके, तो हाँ, ये जो तो है। इंसान 15 किलोमीटर दूर से देखकर किसी को मार सकता है, क्या वो 10 मीटर पे प्रॉपर बिल्कुल निशाना नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये तो आर्मी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो खुद कहते हैं कि आप हमें एक और मौका दो, ओलंपिक्स में खेलेंगे, जितने गोल्ड हैं सारे हमारे ही आएँगे। ओके तो ये पॉसिबल है। ओके। लेकिन ये चीज़ें इस वजह से पॉसिबल नहीं क्योंकि अगर सारी कंट्रीज़ हम्म। की आर्मी अगर खेलने लग जाए तो प्लेयर्स को कभी मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ओके। तो ये बहुत क्लियर है कि जो हमारे शूटिंग जो प्लेयर्स होते हैं आर्मी की, जो हमारी आर्मी है, वो उनसे काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है, क्या उनको उतना टाइम दिया जाता है शूटिंग ट्रेनिंग के लिए जितना हमें बिल्कुल मिलता दिया है? जाता है, हमसे ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग टफ होती है और हमसे ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग क्रिटिकल्स होती है। हम तो एक अपने लाइक हमें पता है कि हमें 2 घंटे करने हैं, लेकिन उनको हम्म। ये नहीं पता कि 2 घंटे करने हैं या 20 घंटे करने हैं। ओके ओके तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम छोड़ सकते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है छोड़ने का। ओके। तो उनको जो बोला है वो उनको करना है। हम्म।
अब रेड कैट कमांडो होती है, रेड कैट कमांडो की ऐसी ट्रेनिंग होती है कि लोगों की देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओके। तो वो एक डिफरेंट स्टेज है, हमारा एक डिफरेंट स्टेज है, हम उनको इतना कभी टफ अपने से लेवल नहीं है। कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, क्लियर। जैसे कि आप काफ़ी कंट्री आपने विजिट किए होंगे। अगर मैं बात करूं जो बाहर जो मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ है, मैं बात करूं यूएस की, यूके की, वहाँ पर हमारे यहाँ से क्या डिफरेंस लगता है आपको ट्रेनिंग में, इंडिया से और वहाँ पर? क्योंकि ट्रेनिंग भी डिफरेंट है, वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। ओके। एथलीट्स के अंदर एक डिसिप्लिन है, हम्म। हमारे एथलीट्स के अंदर है मौज मस्ती। ओके। हम इतने डिसिप्लिन में नहीं चलते। ओके। सबसे बड़ी चीज़ है स्पोर्ट्स से हम डिसिप्लिन सीखते हैं, लेकिन हम इंडियंस एथलीट्स जो हैं वो हम डिसिप्लिन नहीं सीखते, क्योंकि हम कभी किसी चीज़ को टारगेट ही नहीं करते। हम्म। अब ईच एंड एवरी एथलीट अगर टारगेट करके चले कि मुझे इंटरनेशनल में मेडल चाहिए, मुझे एशियन में मेडल चाहिए, तो होप सो 90% वो कन्वर्ट रेशियो है। ओके। और हमें यही, हमारा मकसद ये रहता है कि ठीक है यार, मैं एक बार इंटरनेशनल खेल लूँगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं एशियन खेल ओके। लूँगा, मेरी नौकरी लग जाएगी। तो ये विज़न में हमारे एथलीट्स ज़्यादा मोस्ट ऑफ रहते दी हैं। हाँ, इस विजन में इंडिया रहते के हैं। अंदर लोग स्पोर्ट्स, पहले तो स्पोर्ट्स नहीं खेलते थे, लेकिन अब स्पोर्ट्स में आ गए, तो स्पोर्ट्स को एज ए जॉब क्राइटेरिया ले लिया उन्होंने, ओके। क्योंकि मल्टीपल स्पोर्ट्स कोटाज मिलने लगे हर अवेलेबल है, जगह। हाँ। तो लोगों का विजन ये हो गया कि हमें स्पोर्ट्स कोटा से कोई जॉब मिल जाए। लेकिन अदर कंट्रीज के जो एथलीट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स कंट्री है, जैसे चीन हो गया, जापान हो गया, यहाँ की कंट्रीज में डिसिप्लिन, कंट्रीज के एथलीट्स में डिसिप्लिन है कि प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपर एक टाइम टेबल रहता है उनका, उसके अकॉर्डिंग ही वो, अगर उनको 6 बजे अकेडमी जाना है तो 6 बजे ही जाएंगे। हम्म। लेकिन इंडिया में क्या है कि अगर 6 बजे अकेडमी चलो कोई दिक्कत नहीं, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो ऊपर चल जाएगा। जाएगा। हाँ, तो ये सब बहुत डिफरेंस है। हमारे यहाँ शायद जॉब के लिए ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी स्पोर्ट्स कोटा से, पर वहाँ पर वो टारगेट क्लियर है, मुझे गोल्ड लेकर आना है। हाँ बिल्कुल। तो जब आप, जैसे मैं भी देखता हूँ, मैं अक्सर स्टैट्स देखता हूँ बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जब भी देखता हूँ तो चाइना और यूएस की गोल्ड बहुत हाई लेवल पे होते हैं ओलंपिक्स में। क्या रीज़न है हमारे इंडिया में? क्या यहाँ पर हमारे एथलीट्स का फॉल्ट भी है या गवर्नमेंट से सपोर्ट कम है? देखिए, गवर्नमेंट के साइड से भी सपोर्ट पूरा रहता है, ओके। एथलीट्स भी अपना 100% देता है। हम्म। कहीं ना कहीं जो बात आ रही है वो रिकन्फर्म की बात आती है। रिकन्फर्म मीन्स कि ये एथलीट ने, सॉरी, गवर्नमेंट ने अपना एक फंड रेज कर दिया, हम 5,000 करोड़ रुपए एथलीट्स के ऊपर खर्च कर रहे हो, पैसे ओके। खर्च हो रहे हैं एथलीट्स के ओके। ऊपर। एथलीट को पता है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर पैसा खर्च कर रही हम्म। है, ठीक है। ठीक है। लेकिन हमारी कंट्रीज में क्या, अब जैसे हमारी कंट्री में आप ओलंपिक्स में मेडल लाएंगे तो आपको 5 करोड़ रुपए गिफ्ट मिलेंगे। हाँ। अदर कंट्रीज में अगर आप ओलंपिक्स में मेडल लाएंगे तो उनको 20 करोड़, 25 करोड़ ऐसे मिलते हैं। तो एक तो वो भी थोड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, कंपटीशन आता है सामने, ठीक ऑब्वियसली। है। और दूसरी चीज ये कि हमारे एथलीट्स अपना 100% देते हैं। कभी क्या होता है कि अभी जितने भी ओलंपियंस हैं, सबके कोचेस आउट ऑफ कंट्री फॉरेनर्स कोचेस हैं, ओके। इंडिया के कोई कोच नहीं है। ओके। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें, क्योंकि उनके अंदर एक ट्रेनिंग कराने का तरीका है। और हमारे थोड़े इंडिया के कोचेस क्या रहते हैं कि ठीक है, थोड़ा इधर उधर का भी चल, डिसिप्लिन थोड़ा कम थोड़ा है। इधर का भी कर दिया, उधर का भी कर दिया, तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएट करती हाँ, हैं। मुझे लगता है प्लेयर्स के साथ साथ कोचेस को भी काफ़ी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हाँ, डिसिप्लिन देखिए, सब मतलब यहाँ पे ना कोई टारगेट लेके नहीं करता। सबसे बड़ी ओके। बात है कि किसी का कुछ टारगेट नहीं हम्म। रहता, टारगेट डिसाइडेड टारगेट नहीं है, टारगेट के पीछे रीजन है बट टारगेट नहीं है। ओके। वो मतलब साइड में, मतलब किसी वजह से कर रहे हैं, उनका स्पोर्ट्स में जीतना सिर्फ इसलिए है ताकि मुझे जॉब लग जाए। ऐसा नहीं है वो देश के लिए गोल्ड लेकर आना है, मुझे बहुत और से नेक्स्ट प्लेयर्स स्टेप हैं जाना जो है। जिनका विजन अलग रहता है कि मैं कंट्री के लिए खेलूं, कंट्री के लिए मेडल ला के दूं। हम्म। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका विजन रहता है कि मेरी जॉब लग जाए, एक अच्छा हम्म। वेल नोन, वेल फेम मेरे को मिल जाए, हम्म। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो अपने लाइफ के ईयर्स दे देते हैं उसमें, वो 1 साल 2 साल नहीं, वो 10 10 साल लगे रहते हैं। तो यहाँ फैमिली का सपोर्ट कितना मैटर करता है? क्योंकि फैमिली तो नहीं कहती है ना बेटा कहीं जॉब कर ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एथलीट भी होंगे जिनको वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे बट ट्राई कर रहे हैं, मे बी हार्ड लक है, जो भी रीज़न उनका रहा हो। उनके पेरेंट्स बोलते होंगे तुम जॉब क्यों नहीं कर लेता, तेरा फ्रेंड जॉब कर रहा है, बेटर सैलरी पर पहुँच गया है। ऐसे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस बिल्कुल आते हैं, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स में एकदम इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ। स्पोर्ट्स भी एक डिग्री की तरह हो गई है आज के हम्म। टाइम में। आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप कम से कम 10 से 12 साल दे रहे हैं। हम्म। लेकिन यह है कि 12 साल के बाद एमबीबीएस करने के बाद आपकी लक है कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर अपॉइंट हो जाए, बिल्कुल। या आपने अपना कोई क्लिनिक खोल क्लिनिक दिया। खोल लिया। लेकिन मैं इस चीज़ को 100% गारंट कर सकता हूँ कि अगर आपने 12 साल किसी स्पोर्ट्स को अपना 100% और
विजन के साथ दे दिया, तो आपको कम से कम लोग 100 साल तक याद रखेंगे आपके 12 बिल्कुल साल देने के बाद। बिल्कुल ये डिफरेंस है हम स्पोर्ट एथलीट्स में और अदर लोगों में। लेकिन ये है कि डिफरेंशिएट हम इस वजह से नहीं कर पाते आज के पेरेंट्स में और अपने में, क्योंकि पेरेंट्स तो आखिरकार वही पुराने ज़माने वाले हैं ना, हाँ कि जो पहले भी बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, नवाब ऐसा करके बोलते थे। हाँ लेकिन आज का वो डिफरेंस है कि थोड़ा लाइक सपोर्टिव है स्पोर्ट्स फिर में, भी हाँ, थोड़ा थोड़ा सा सपोर्टिव है स्पोर्ट्स में सपोर्ट भी आया है पेरेंट्स का। और मेरा ये मानना है कि देखिए स्पोर्ट्स आपको नुकसान नहीं देगा कभी भी। फैक्ट है स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान नहीं देगा, कुछ सिखा के ही जाएगा। आप बिल्कुल स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखते हैं, हम्म स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हैं, जो कहीं किसी कॉलेज, किसी बिल्कुल स्कूल, बिल्कुल कोई आप माँ बाप, हार कोई कर भी दोस्त नहीं सिखा सकता। बिल्कुल आप हार कर भी सामने वालों को हार सपोर्ट कर करते भी हो जीतना आप स्पोर्ट्स से सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो स्पोर्ट्स एक डिफरेंट, मैं तो हर यंगस्टर्स को कहता हूँ, हर एक जो कर सकता है किसी भी, देखिए शूट, मैं जिस स्पोर्ट्स में हूँ इसमें तो पहली बात तो कोई एज फैक्टर ही नहीं है। हाँ लेकिन अदर जैसे यंगस्टर्स हैं तो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में उनको आना चाहिए, करना ओके चाहिए। ओके तो इन फ्यूचर जैसे कि आप काफ़ी साल से शूटिंग में हो आप क्या चाहते हो आपको किस नज़रिए से देखा जाए आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद नहीं देखिए, मेरा स्टार्टिंग से एक विज़न रहा कि मैं किसी को अपना नज़रिया नहीं बताना चाहता। आई मीन आइडियल पर्सन की बात हो आइडियल पर्सन इन द सेंस कि ठीक है, आप, मैं ये चाहता हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरे जैसा कोई दूसरा शिवम ठाकुर कभी ना बने। ओके मुझसे अच्छा बने लेकिन मेरे जैसा ना बने, क्योंकि जो स्ट्रगल फेस मैंने फेस करा बिल्कुल है, वो शायद ही मैं जितना मैं बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने देश में, या मैं अपने थ्रू जो भी चीज़ें करना चाहता हूँ, मैं आज नहीं कर पाया। मुझे पता है मैं 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल में मैं कर दूँगा। ओके लेकिन मैं ऐसा कर दूँगा कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को मैं बदल सकता हूँ। ओके क्योंकि मेरा शुरू से एक विज़न रहा कि मैंने जितनी भी चीज़ें करी स्पोर्ट्स के लिए, मैंने हम्म सबसे यूनिक करी, सबसे अलग करी। ओके और आज तक लाइक लोगों ने मेरी कॉपी ही करी, लेकिन ओके मेरी बराबरी नहीं करी कभी। वाओ तो सीधा-सा ये है कि मैं इसमें ईगो का कोई नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा एक मेंटालिटी पीस, मेरा मेंटल पीस बिल्कुल अलग है स्पोर्ट्स के लिए। हम्म और स्पोर्ट्स विज़न मेरा बिल्कुल डिफरेंट है सबसे। और यहाँ तक कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़, बहुत ऐसी कंपनीज़ के साथ हमने कोलैब करके भी, उनके साथ साइड प्लान लेके भी, हम्म लेकिन आपने सुना होगा कि समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा हाँ खा जाती है। जाती है हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल मैं तो छोटा ही हूँ, मैं उनकी नज़र में बहुत छोटा हूँ। हम्म लेकिन इतना ये उनको भी आइडिया रहता है कि ये हमारे बस में नहीं आने वाला। ओके क्यों? क्योंकि मेरा सीधा-सा ही कहना है कि देखिए मैं अपना कर रहा हूँ, मैं अपने कर्म पे कर रहा हूँ, मेरे अपने हम्म विज़न्स हैं। ना ही मैं अपने विज़न्स शेयर कर सकता हूँ, ना ही ओके मैं जो कर्म कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन आप ये चाहेंगे कि मैं आपके रिलेटेड कुछ चीज़ें कर दूँ। मैंने इस वजह से, मेरे को इंस्टा पे बहुत सारे कोलैबोरेशंस के ऑफ़र मिलते हैं, बैटिंग ऐप्स के, ड्रिंकिंग्स के बहुत सारे मिलते हैं। ओके अब वही क्रिकेटर जो आज से 10 साल पहले ये कहते थे कि हम किसी पानी का ऐड नहीं करेंगे, हाँ किसी बैटिंग ऐप का ऐड नहीं करेंगे, या आज किसी वही क्रिकेटर गुटखा का ब्रांड ऐड नहीं एम्बेसडर करेंगे बन चुके हैं। ऐसा ही है तो सब कुछ पैसे बिल्कुल से हो रहा है। सही बात है तो आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप कंट्री के लिए खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी आप वही ऐसे कर हरकतें रहे कर हैं रहे हैं, तो तो उसका आपको कोई याद नहीं रखने सही वाला। बात है सही बस बात है यही सारी बात है। मोस्ट ऑफ दी जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो आजकल बैटिंग के काफ़ी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं बिस्की का ऐड कर रहे हैं गुटखा का ऐड कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं खैर बाकी आपने भी थोड़ी पहले बताया कि आप काफ़ी कुछ कर रहे हो सोसाइटी के लिए जो लोगों को नहीं पता है तो आप कुछ चीज़ें बताइए जो कैसे हेल्प कर रहे हो आप सोसाइटी की लाइक 2017 में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, द नेम इज स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट ओके फाउंडेशन। हम्म तो मेरा उसमें विज़न क्लियर था कि जो चीज़ें मैंने फेस करी, हम्म या मैंने न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें फेस करी, या मैंने फिजियो से रिलेटेड फेस करी, या मैंने अपना सिलेक्शन कराने के लिए लोगों को पैसे दिए, ओके लोगों इन द सेंस कोचेस को या किसी सिलेक्टर को पैसे दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे एक लैक लग रहा था कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ओके और उस दौरान, उस टाइम में सिर्फ गवर्नमेंट्स के टूर्नामेंट्स होते थे, ओके प्राइवेट टूर्नामेंट्स बहुत नहीं कम होते होते थे थे। तो हम इस फील्ड में आए, हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, फिर हमने लेवल ऑफ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट करे, डिस्ट्रिक्ट ओके लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल ओके लेवल, इंटरनेशनल लेवल। तो आज इंडिया में हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रखे हैं। ओके बहुत, हम करीब 212 स्पोर्ट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, जो कि हम वाह इंडिया के अंदर भी कंडक्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री भी कंडक्ट कर रहे हैं। वाह तो इन सब चीज़ों से, लेकिन आने वाले टाइम में मैं एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ। उस प्लेटफॉर्म से मेरा अभी क्या है कि अभी हर चीज़ में एक मेडिएटर आ चुका है। अगर मुझे किसी से स्पॉन्सर लेना है तो उसमें कोई मेरा मैनेजर मेडिएटर बिल्कुल होगा, या तो कोई कंपनी का मेडिएटर होगा होगा इन्वॉल्वमेंट उसका रहेगा ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि
विकिपीडिया हो गया या एक्सलोकोपीडिया हो गया, स्पोर्ट्सपीडिया हो, कोई सा पीडिया हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म होगी, वहां पर सिर्फ वेल नोन एथलीट्स ही स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक नेशनल लेवल का एथलीट कभी स्टैंड नहीं कर रहा। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये कि जितने भी न्यूज चैनल्स हैं आज के टाइम में पीआर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्री तो करता हूं। न्यूज चैनल सिर्फ उन्हीं एथलीट्स को दिखाते हैं जो वेल नोन है, फंड से उनको देने के लिए। ठीक है। चौथा ये कि हमने ये प्लेटफॉर्म, इसीलिए हमने ये चारों चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म में, हमने कंपनीज को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी दी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आप अपनी कंपनी को लिस्ट कीजिए, आपको कैसे एथलीट चाहिए, नेशनल एथलीट चाहिए, इंटरनेशनल एथलीट चाहिए, एशियन चाहिए, कॉमनवेल्थ चाहिए, ओलंपिक चाहिए, जैसे चाहिए सारे एथलीट्स आपको मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। आप डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए। इससे दो बेनिफिट होने वाले हैं। दो बेनिफिट क्या होने वाले? एक तो एथलीट का कंपनी से डायरेक्ट कनेक्शन, कोई मीडिएटर नहीं, कोई परसेंटेज नहीं। कल को जो भी पॉइंट आउट करने हैं आप डायरेक्ट एथलीट से बोलेंगे। मैनेजर का क्या रहता है, मैनेजर आपको बोल ही देता रहेगा, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बिल्कुल। ठीक। दूसरी चीज ये कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हम सारे एथलीट्स को लिस्ट कर रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर हैं तो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होंगे, आप ओलंपियन है तो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होंगे। अभी हमने इसको लॉन्च नहीं करा। लॉन्च करने से पहले मैंने एक दो ट्रायल्स करे। मैंने एक दो, मेरे फ्रेंड है ओलंपियंस, तो मैंने उनको शेयर करा। मैंने कहा कि इस पे अपनी प्रोफाइल बना। तो कहना ये कैसा ऐप है, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने कि भाई एक दिन ऐसा ला दूंगा कि आप इस ऐप पे प्रोफाइल बनाओगे अपनी। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, लेट्स सी। तो मेरे को एक छोटी छोटी चीजें बहुत प्रिंट आउट करती है कि, और मैंने वही चीजें करी। कोई भी हो, कितने भी, आप, सबसे बड़ी बात क्या चीज रहती है, आज तक मैं बहुत सारे एथलीट से मिला, बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिला, बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिला, लेकिन एक होता है ना कि एक अननोन कोई किसी से मिलता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है बिल्कुल ही, कि ये मेरे लिए क्या सोच रहा होगा, ये चीजें क्या कर रहा होगा। लेकिन इजी वे मेरा हमेशा सबके साथ क्लियर रहा। मेरे को किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी कि लाइक तू मेरे साथ काम कर या मैं तेरे साथ काम करूं, क्योंकि मैंने ना ही कभी किसी को ऑफर दिया, ना ही मैं कभी किसी का ऑफर लेता हूँ। सीधा सा मैं अपना क्लियर कट, मैं अपने स्टैंड आउट पे करता हूँ। मैं स्टैंड आउट लेता हूँ अपने डिसीजंस पे, या मैं जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मैं उसका स्टैंड आउट या डिसीजन टेकर मैं सिंगल ऑन रहता हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं कि लाइक हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं सारे एथलीट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, आने वाले एथलीट्स के लिए जो अभी स्टार्ट करेंगे। आप फ्री में हमारे ऐप के थ्रू किसी भी स्पोर्ट्स की अच्छी खासी नॉलेज ले सकते हैं। बहुत अच्छा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आप फ्री में, हमने कोई भी, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन चार्ज करता है। बिल्कुल चार्ज करता है। और शायद जो एथलीट स्टार्ट कर रहा है उसके पास क्या पता आपके सब्सक्रिप्शन लेने के पैसे नहीं है, तो क्या आप उसको सिखाएंगे नहीं? बिल्कुल। और आप ये चाहते हैं कि हमारे इंडिया से ओलंपिक्स में 100 मेडल आ जाए। बिल्कुल सही बात है। आप 100 रुपीज तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे किसी प्लेयर पे। और मुझे लगता है ज़्यादातर एथलीट हैं वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या मिडिल क्लास फैमिली। हायर क्लास फैमिली से कोई भी नहीं आता है स्पोर्ट्स के लिए। देखिए, पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, करेक्ट, मिडिल से भी करते हैं, करेक्ट, लेकिन आफ्टर मेडल आप हायर क्लास को रिप्रेजेंट बिल्कुल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा तो मानना यह है कि आपने जो गरीबी देखी, आप जिस कंडीशन से निकल के आए हैं, आप अगर मेडल के बाद भी उसी कंडीशन में रहते हैं तो इट्स अ गुड, इट्स नॉट गुड एक्चुअली। आप फिर भी वहीं आपको ग्रो तो आप हो ही जाओगे एक्चुअली। क्योंकि देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है तो बाप बेटे को नहीं देखता, दोस्त दोस्त को नहीं देखता। बिल्कुल। तो पैसे से सब कुछ नहीं होने वाला। आपका पहले, देखिए, स्पोर्ट्स में आने से पहले आपको अपना विजन और मिशन दोनों ही रेडी करना पड़ेगा कि मैं आफ्टर स्पोर्ट्स कैसा रहूंगा, बिफोर स्पोर्ट्स कैसा रहूंगा, ऑन ग्राउंड कैसा रहूंगा, बिफोर ग्राउंड कैसा रहूंगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं कि एक एथलीट को प्रिपेयर होने में ही बहुत टाइम लग जाता है समझने में। अगर वो सक्सेस हो भी गया तो उसके बाद उस सक्सेस को अगर वो संभाल के रखे तो लाइफ टाइम की अचीवमेंट है उसकी। और अगर वो उसी सक्सेस को लेकर ईगो में आ जाए तो आई थिंक यू शुड नॉट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। सही बात है। बाकी मुझे एक चीज़ और लगती है, जैसे कि मैं इंटरनेशनल जो एथलीट हैं मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के, वहाँ पर वो लोग लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं वो लोग, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं। वो मैंने सुना है उनका वो 2-2 महीने तक नहीं निकले अपने जो भी उनका कोई भी ग्राउंड था उससे, वो प्रॉपर प्रैक्टिस ही कर रहे थे। पर इंडिया में मुझे लगता है ये चीज़ उतनी ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है। बहुत जल्दी शायद हमें कैसी अपब्रिंगिंग होती है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कोई किसी रिलेशन में इन्वॉल्व हो गया या कुछ भी हो गया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए? हाँ, जिसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ा आपकी परफॉर्मेंस पे? इम्पैक्ट ऑन रिलेशन मेरे पे नहीं पड़ा, आफ्टर रिलेशन मेरे पे इम्पैक्ट पड़ा। ओके।
क्योंकि ऑन रिलेशन तो हमें सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लगती हैं। लगती हैं। स्काई इज़ पिंक, हाँ। सब कुछ वो लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आफ्टर रिलेशन इम्पैक्ट मैं कह सकता हूँ कि मेरे पे पड़ा होगा, लेकिन ऑन रिलेशनशिप या बिफोर रिलेशनशिप मेरे पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ओके। और देखिए रिलेशन ये मेरा पर्सनल लाइफ हो गया। हाँ। पर्सनल प्रोफेशनल को हाँ, अगर मैं बिल्कुल। एक साथ मैच करूँगा तो डज़न्ट कभी वो मेरे सक्सेस रेशियो में बिल्कुल, आएगा ही नहीं। बिल्कुल, तो पर्सनल अब पूरे 24 घंटे में से मैं 24 घंटे तो स्पोर्ट्स नहीं कर सकता। बिल्कुल। 24 घंटे में से मैक्सिमम 15 घंटे दे हाँ, सकता हूँ, बिल्कुल, 10 बिल्कुल। घंटे दे सकता हूँ, लेकिन बिल उसके बाद भी तो मेरे पास 10 लाइफ़ है, घंटे हैं। सही बात है। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत एजेड हूँ कि मेरी आँखें बंद हाँ, रहती बिल्कुल हैं। है। हाँ, हाँ। तो कोई भी किसी को भी कहीं पर भी पसंद आ सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ऐसे ही चीज़ें थी। आफ्टर रिलेशन मैं कह सकता हूँ कि मेरे पे इम्पैक्ट पड़े होंगे कि मैं उस चीज़ से कभी मूव ऑन नहीं हो पाया ओके। या मैं उसको क्लोज़ आउट नहीं कर पाया। मैंने बाद में बहुत से इश्यूज़ फेस करे, अपने आप को नुकसान देने की कोशिश करा। तो ओके। ये सब चीज़ें मैं कह सकता हूँ, लेकिन ऑन रिलेशनशिप में बहुत खुश था और मैं अचीव भी कर रहा था ज़्यादा से ओके। ज़्यादा। जो मेरी प्रीवियस अचीवमेंट वाह! थी या जो मेरा प्रीवियस इन्फ्रा था, उससे ज़्यादा ही मैं अचीव कर रहा था। ओके। क्या इंडिया में और भी जो एथलीट हैं ऐसा फेस करते हैं इस तरह के चैलेंजेस? हाँ, बिल्कुल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्दिक पांड्या, हाँ, बहुत अच्छा सारे खासा एग्ज़ाम्पल है। युजवेंद्र चहल, हुँ, हुँ, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। हुँ। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इतने प्रोफ़ेशनल होके ये सब फेस कर रहे वो हैं तो सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो हुँ, ये कोई मतलब बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हुँ, हर एक प्लेयर, हर एक इंसान किसी न किसी के साथ रिलेशन में है। ओके। कोई सामने से दिखा देता है, कोई हुँ, नहीं दिखाता। बिल्कुल। तो वो मैटर करता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को, अब लोग ये कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को पर्सनल लेवल तक रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी। हुँ, और ठीक है, हमने पर्सनल लाइफ़ को अपने पर्सनल लेवल तक रखा, ज़्यादा टाइम तक रही, लेकिन जब वो पर्सनल लाइफ़ ख़त्म हो गई, जब वो पर्सनल इंसान चला गया, तब तो वो बिल्कुल, पब्लिकली आ जाता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तब हमारी पर्सनल लाइफ़ कहाँ गई? हुँ। तो ये कोई गलत भी चीज़ नहीं है ना, गलत चीज़ तो ख़ैर है ही नहीं। देखिए ये हाँ, ये तो सबके पार्ट पास ऑफ लाइफ़ है एक्चुअली, डेमोक्रेसी है पार्ट ऑफ और लाइफ़ है। पार्ट ऑफ लाइफ़ है कि अगर कोई किसी को पसंद कर रहा है तो ये तो आई थिंक ये करता ही है। गलत है ही नहीं। बिल्कुल, सही बात है। बाकी जब आप गेम खेल रहे थे, स्पोर्ट्स खेल रहे थे, कोई ऐसा कॉम्पिटिशन जो बहुत टफ रहा हो, आपको लगा हो कि यार ये तो बाजी हाथ से जा रही है, तो ऐसा कभी हुआ? हाँ, कैसे फिर मलेशिया, उस टाइम में कैसा फ़ील होता है? हुँ। देखिए फ़ील का तो देखिए स्पोर्ट्स में हार-जीत तो लगी रहती हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये प्लान करके चला जाऊँ कि नहीं मेरा मेडल पक्का है तो इट्स नॉट हाँ, पॉसिबल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मलेशिया का एक टूर्नामेंट था, उस समय मेरे को लगा था कि शायद ये मैं कर सकता था, बट मेरे से हुआ नहीं। ओके, बस क्या हुआ था उसमें थोड़ा बताइए? थोड़ा मतलब ये कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स थे, वो इंडो मलेशिया चैंपियनशिप था, तो उसमें 2 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है। हुँ, तो वहाँ पे मतलब पहले मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर्स थे। मुझे लगा था कि मैं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन एंड ऑफ द टर्म वही होता है कि या तो आप टेक्निकली किसी चीज़ से बैकआउट हो जाते हैं या हुँ, तो आप अपने स्कोर्स की वज़ह से बैकआउट हो जाते हैं। तो ओके, वहाँ पर भी ऐसे हुआ कि मैं टेक्निकली मेरी पिस्टल्स में कुछ खराबी है, देन उसके ओके। बाद मुझे बैकआउट होना पड़ा। तो हम जब आप जाते हो ऐसे स्पोर्ट्स के लिए तो मल्टीपल पिस्टल्स लेके जाते हो या आपकी फिक्स पिस्टल होती है कि आप उसी एक शूट करो? प्रैक्टिस पिस्टल होती है और एक प्लेइंग पिस्टल। ओके, जो आप स्पोर्ट्स में यूज़ करोगे। ओके, जैसे हम क्रिकेट बैट की बात करें, तो उससे कोई ऐसा नहीं होता कि मैं इसी से शूट करूँगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास में आपकी गन काम नहीं कर रही, आपने किसी बोरो करके शूट किया हो नहीं, ओलंपिक ऐसा लेवल? पॉसिबल नहीं, क्योंकि शूटिंग रेंज में जाने से पहले आपकी पिस्टल असेंबली के लिए जाती है। ओके, वो चेक होती है, वेट चेक होता है, ग्रिप चेक होती ओके, है, उसमें कोई लेंसेज़ नहीं लगे, ये सब ओके, चीज़ें चेक होती है। देन उसके बाद वो आपको पिस्टल मिलती है और वो एक ही पिस्टल से आपको करना इवेंट होता करना है। हाँ, है। अगर वो खराब होगी तो हाँ, आप डिस्क्वालीफाई, ओके, कोई चांस नहीं, कोई चांस टेक्निकल नहीं। में आप हाँ, मनु भाकर, टोक्यो ओलंपिक्स, हुँ, उनकी पिस्टल खराब हुई थी, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। ओके। तो कुछ ऐसा है कि हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की पिस्टल मँगा लें, माना मेड इन जर्मन या कुछ भी ऐसा या इंडियन पिस्टल ही यूज़ कर इंडिया तो पिस्टल बनाती ही नहीं, इंडिया बनाते की तो हैं? कोई पिस्टल ही नहीं है, ओके, सारी जर्मनी पिस्टल्स हैं। सारी जर्मन आती उसमें भी क्वालिटी हाँ, मैटर कर क्वालिटीज़ है, कंपनीज़ अलग-अलग ब्रांड्स हैं, वो सब करती हैं। कहाँ रेंज क्या होती है? यानी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती हैं पिस्टल्स? स्टार्टिंग 10 मीटर की अगर एयर पिस्टल की बात करें तो स्टार्टिंग 140-150 से स्टार्ट हो जाती है। ओके, कहाँ तक जाती हैं? 3.5-4 लाख तक। ओके, अगर कोई शूटिंग में करियर बनाना चाहता है, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे उसको? शूटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप शूटिंग रेंज जाइए, ओके, शूटिंग को देखिए, हुँ, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि मैं कर सकता हूँ, तभी आप कीजिए। ओके, क्योंकि शूटिंग देखने में बहुत आसान है, हुँ, जब आप करने के लिए आएँगे तब आपको लगेगा कि ये सबसे टफ गेम है। ओके, क्यों? क्योंकि 1 घंटे तक आपको एक पोज़ीशन में खड़े रहना है। ओके, सबसे बड़ा टास्क ये है। दूसरा टास्क ये कि आपकी आइज़ कॉन्टैक्ट, आई शार्प होनी चाहिए,
आप प्रॉपर मेडिटेट इंसान होने चाहिए, आपकी थिंक पावर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो आप सोच रहे हैं क्योंकि जो टारगेट है वो मैक्सिमम इतना बड़ा होगा, ओके। ठीक है? और 10 मीटर्स दूर भी है। 10 मीटर दूर भी है और उस समय मेडिटेट इंसान की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप जब टारगेट देख रहे हैं, तो आपके दिमाग, आँख में वो टारगेट ही रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपने उस समय कुछ भी क्राउड की बात सुन ली या इधर-उधर अपने प्लेयर्स को देख लिया या कोई पुरानी बातें याद आ गई, तो वो सब चीज़ें नहीं चाहिए ओके। शूटिंग के अंदर। आपको पूरा मेडिटेशन करना होता है, प्रॉपर आपको स्टैंड आउट लेना पड़ेगा अपने बॉडी के रिगार्डिंग। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है शूटिंग के लिए। ओके। माना जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं आजकल जो ये करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो खुद को पहले से जज कर सकते हैं मुझे इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जस्ट लाइक वो हैंड स्टेबिलिटी या कुछ वो खुद को जज कर सके पहले ही। नहीं देखिए, हैंड स्टेबिलिटी तो एक बात की चीज़ है। अच्छा, ये बात का पार्ट है। हाँ, पहले देखिए कोई भी स्पोर्ट्स में शूटिंग के अलावा मैं सारे स्पोर्ट्स की बात करता हूँ कि हम टीवी पे क्रिकेट देखते हैं, तब हमारे मन में इच्छा आती है क्रिकेट खेलने की। बिल्कुल है। मैंने फुटबॉल कभी देखा नहीं, मैं कैसे फुटबॉल खेल पाऊंगा? फैक्ट है। और मैं कहता हूँ इंडिया के अंदर 5% लोग भी शूटिंग का मैच नहीं देखते हूँ। नहीं देखते। ओलंपिक्स के टाइम किसी ने देख लिया तो तो देख देख लिया, लिया अदरवाइज अदरवाइज कोई भी चैंपियनशिप नहीं देखता। स्कोर्स तो भले ही देख लेते हैं पर शायद मैच नहीं देखते ठीक है, होंगे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है कि एक शूटर बनने से पहले आपको उस चीज़ के अंदर आना पड़ेगा, उसको थोड़ा जानना पड़ेगा कि क्या है, कैसे होता है, ओके। क्यों होता है। जब आई थिंक आप अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते। ओके। तो आपको भी जो गवर्नमेंट के ऑफर्स मिले आपको जॉब के? हाँ, मिले हैं। ज्वाइन नहीं किया आपने? नहीं, क्या मोटिव है आपका, क्या कहाँ तक जाना चाहते हो आप? मोटिव ये है कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे मतलब ऐसा नहीं कि मैं गवर्नमेंट की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन ये कि मेरे जब से मैं इस फील्ड में आया, जब से मैंने चीज़ें करी, तब से मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि मैं कभी नौकर नहीं बनूँगा। ओके। नौकर बनूँगा तो मैं अपने देश का ही नौकर बनूँगा और मैं ओके। किसी का नौकर नहीं बन सकता। ओके। तो वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वो नौकरी जो मुझे नौकरी मिली है, वो नौकरी मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं इस नौकरी के बिहाफ़ पर कोई दूसरी नौकरी कर लूँ, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ओके। गवर्नमेंट जॉब्स डज़न्ट मेरे लिए कोई मैटर करती ही नहीं है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। मैं चाहता हूँ तो मैं कभी भी लग सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बट मेरे को इन सब की नीड है नहीं, क्योंकि मुझे अपना कुछ करना है। देश के लिए कुछ करना हाँ, है, अपना कुछ सोसाइटी की करना हेल्प करनी है है। और जो चीज़ें जो मेरे विज़न्स हैं, मैं उसके लिए स्टैंड आउट करूँ, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ी जॉब है। ओके। दैट्स इट। तो ओलंपिक क्वालीफाई के लिए क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ओलंपिक्स क्वालिफिकेशंस के लिए रैंक्ड होती हैं सारी प्लेयर्स की। एशियन चैंपियनशिप्स क्वालिफाई होता है, कॉमनवेल्थ होता है, फिर ओके। उसके बाद ओलंपिक्स के लिए भी ट्रायल होते हैं ओके। कि वो क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट होता है। आप और रैंक्ड होते हैं, लाइक टॉप 15, टॉप 20 रैंक करेंगे एशियन के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, देन ओलंपिक्स के लिए। ओके। आप ट्राई कर रहे हो उसके लिए? हाँ, करेंगे। अभी करोगे आप? अभी कोई प्रिपरेशन चल रही है आपकी? अभी प्रिपरेशन इन अपकमिंग डेज में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी तो उसके लिए ओके, प्रिपरेशन। उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप। जनरली आप प्रिपरेशन कहाँ पर करना पसंद करते हो इंडिया में? मतलब आपको लगता है कि जहाँ पर बेटर शूटिंग रेंज है या आप यहीं पर करते हो? देखिए, शूटिंग रेंज की बात कभी नहीं होती, बात सिर्फ हमारी प्रैक्टिस की होती है। ओके। टारगेट्स हमें द अब मनु की बात मैं मत करता हूँ, मनु ने अपने घर में ही प्रैक्टिस करी, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि हम रेंज में ही करेंगे। ओके। अब एक क्रिकेटर है, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्राउंड में ही नॉकिंग बिल्कुल, करे, वो अपने बिल्कुल। कमरे में भी नॉकिंग कर नॉकिंग कर लेता है। सकते हैं। अगर मेरे अंदर इच्छा है कुछ करने की तो मैं कहीं भी कहीं कर भी सकता हूँ। करूँगा, सच बात है। लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, ऑन प्रैक्टिस के दौरान मेरे को रेंज की ज़रूरत है। जैसे कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम 2-3 महीने तक किसी एथलीट ने 4-5 महीने तक हाँ। ऑलमोस्ट किसी ने कुछ नहीं करा। बिल्कुल, बिल्कुल। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको 4 दिन छोड़ देंगे, अगर मैं एज़ एन शूटर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं शूटिंग को या मैं पिस्टल को 4 दिन ना देखूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए नई चीज़ है। ओके। तो एज़ ए सारे स्पोर्ट्स में ये है कि स्पोर्ट्स पर्सन का अपने स्पोर्ट्स से कितना लगाव है वो मैटर करता है। ओके। जगह, प्लेस, लोकेशन, लोग, प्लेयर्स कभी मैटर नहीं करेंगे। ओके। तो जब आप बता रहे थे मुझे आपको 50 मिनट्स तक 60 मिनट्स तक एक ही पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है, तो उसके लिए आप किस तरह के वर्कआउट ट्रेनिंग में कराए जाते हैं आपको? वर्कआउट इन द सेंस कि देखिए, कार्डियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कार्डियो किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एक बॉडी जो कार्डियो में वर्क कर रही है और वो एक रिलैक्स मोड में खड़ी है,
हमारी बॉडी जब हम शूट करते हैं तो बहुत रिलैक्स मोड में खड़ी रहती है, हमारी बॉडी में तो बिल्कुल लूज रहती है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं जब तक हम अपने मसल्स के ऊपर वर्क नहीं करते, जब तक ये ओके, चीज़ें नहीं आएँगी। अगर हमारी ओके। मसल्स बहुत टाइट हैं, हुँ, तो वो बहुत जल्दी ही वीक हो जाएँगी। ओके, वो थक जाएँगे, वो मूव्स वैसे टायर्ड ही हो जाएँगे करेंगे, वो। डेड हो जाएँगे, हमारे हुँ, डेड सेल्स बहुत जल्दी क्रैम्प्स आने एक्टिव लगे हो कुछ दिनों जाएँगे। में। हाँ, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आपको फैमिली सपोर्ट कैसा मिला? क्योंकि ये भी काफ़ी टफ होता है मिडिल क्लास फैमिली में। देखिए, फैमिली सपोर्ट जब से मेरा विज़न था, मिशन था कि मैं क्रिकेटर बनूँ, जब से तो मुझे कोई सपोर्ट मिला नहीं। ओके, और फैमिली सपोर्ट इन द सेंस कि किसी एथलीट को कभी मिलता ही नहीं है। ओके। यू मीन क्यों? आपको अगेंस्ट जाना पड़ेगा फैमिली के? फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि फैमिली सपोर्ट कभी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनको लगता है कि स्पोर्ट्स से कुछ होता ही नहीं है। ओके। लेकिन आज के जो इस जनरेशन के जो पेरेंट्स हुँ, हैं, वो तो खुद अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम स्पोर्ट्स करो। बिल्कुल लेकिन हाँ, हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, नहीं उनको कहते थे, स्पोर्ट्स का कोई नहीं मतलब कहते। नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा हो लिया, क्रिकेट देख हाँ, लिया। बस, बस यही उनको हुआ था। क्योंकि स्पोर्ट्स लगता था टाइम पास। हुँ, तो इस वजह से कभी मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं मिला। ओके। जैसे कि आपने बताया काफ़ी सारी अकेडमीज़ हो, काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्वड हो। क्या ऐसी मिस्टेक है जो आजकल के पेरेंट्स बहुत जल्दी से कर रहे हैं? क्या ऐसा है कि वो अपने मनचाहा स्पोर्ट अपने बच्चों पर थोप रहे हैं, जो वो खुद करना चाहते थे, ऐसा भी हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि देखिए एक एथलीट को अगर पहचानना है आपको, ज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरा बच्चा है, हुँ, तो मैं उसको किसी टाइम ये नहीं बोलूँगा कि तू शूटिंग कर, मैं शूटर हुँ, रहा, तो तू शूटर बन। मैं कभी ऐसी चीज़ें नहीं बोलूँगा। मैं तुम्हें सारे स्पोर्ट्स दिखाऊँगा। ओके, मैं तुम्हें क्रिकेट भी दिखाऊँगा, फुटबॉल भी दिखाऊँगा, वॉलीबॉल भी दिखाऊँगा, बास्केटबॉल भी दिखाऊँगा, ओके, शूटिंग भी दिखाऊँगा। फिर उसके बाद मैं उससे पूछूँगा भी नहीं कि तुम्हें कौन-सा स्पोर्ट्स करना है। वो खुद ही मेरे से सामने से बोलेगा कि मुझे वो वाला करना है। क्यों? क्योंकि वो देखिए, जो बच्चा दिखेगा, वो हुँ, बहुत जल्दी सीख जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप उसको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कीजिए। हुँ, कन्फ्यूज़ क्यों कीजिए? क्योंकि शायद आज वो शूटिंग को देख के हाँ, पसंद कर ले, कल को क्रिकेट देख के उसको क्रिकेट पसंद आ जाए। तो जब तक वो मैशअप में रहेगा, उस मैशअप से जो वो निकल के आएगा, वो कोई डिसीज़न लेगा तो बिल्कुल सही फाइनल डिसीज़न डिसीजन लेगा होगा। कि उसको पता रहेगा कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ये बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल। और आई थिंक आज के पेरेंट्स को अगर किसी स्पोर्ट्स में डालना है तो हुँ, यू शुड फर्स्ट एथलीट ट्राई कीजिए, ओके, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स में एथलीट्स का बहुत बड़ा बहुत रोल रोल है, है। वो तो काम आएगा ही आपके। फुटबॉल ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, बैडमिंटन, किसी भी स्पोर्ट्स में ले लीजिए, रनिंग इवेंट्स आपके सारे स्पोर्ट्स में सारे, है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो स्टार्टिंग आप उससे कीजिए, ओके। बाकी बाद में उसको मूव कीजिए, वो जिस पे सब कुछ डिसीजन लेता दिखाइए, है। जो हाँ, उसको अच्छा लगेगा वो चूज़ कर लेगा। बिल्कुल। क्योंकि ये तो सच में ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने क्योंकि हम एजुकेशन की बात करें तब भी पेरेंट्स अपनी चॉइस थोपने लग जाते हैं। उसको हम डॉक्टर बनाना है, उसको हमें इंजीनियर बनाना है। स्पोर्ट्स में भी ऐसा होता है, फादर को क्रिकेट बहुत पसंद है, बच्चे को बचपन से ही अकेडमी जॉइन करा दी। अब वो कर भी नहीं पा रहा लेकिन उसको ज़बरदस्ती ट्रेन किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी ऐसा कोई डिसीजन लेना है स्पोर्ट्स पर, तो पहले बच्चे को दिखाओ हुआ, फिर वो खुद से जो पसंद करेगा शायद अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, मन से करेगा। बिल्कुल। अ, बाकी कोई ऐसा मैसेज जो आप इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को देना चाहते हैं? डिसिप्लिन, डेडिकेशन, क्लियर मिशन, क्लियर एम, और अपना 110 से 100% से ऊपर 110 जब देंगे तब आपका 100% रहेगा। ओके, ग्रेट। बाकी थैंक यू शिवम, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा मुझे।